न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में कोटे को मंजूरी देकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना 19 साल पुराना फैसला पलटा है। कहा राज्य आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकते हैं, यानी हाशिए पर पड़ी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को अब मिलेगा फायदा। 7 जजों की पीठ ने ये माना कि आरक्षण सिर्फ पहली पीढ़ी के लिए होना चाहिए। SC ST में सब कोटा पर फैसले में सुप्रीम कोर्ट जज की अहम टिप्पणी है। तमाम इन टिप्पणियों को भी देखेंगे और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के इस अहम बड़े फैसले को भी विस्तार से समझेंगे। लेकिन आइए उससे पहले शुरुआत करेंगे अभी तक की खास खबरों के साथ। भारत और वियतनाम ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए बनाई कार्य योजना। PM मोदी और वियतनाम के PM ने नया चांग में बने आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का किया वर्चुअल उद्घाटन। प्रसार भारती और वॉइस ऑफ वियतनाम के बीच समझौते सहित दोनों देशों में कई सहमति पत्रों का हुआ आदान प्रदान। प्रधानमंत्री मोदी ने वियतनाम को एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत विजन में बताया भारत का अहम साझेदार। कहा हम विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद के पक्षधर। वियतनाम के PM ने PM मोदी के नेतृत्व को सराहा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का लोकसभा में रेलवे की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब। कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रेलवे का तेजी से हो रहा है विकास। रेलवे पिछले 10 सालों में बना रहा नया रिकॉर्ड। यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही 2500 नए सामान्य कोच का होगा निर्माण। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को किया खारिज। कहा हिंदू पक्ष के सभी मुकदमे सुनने योग्य। हाईकोर्ट के फैसले का यूपी डिप्टी CM ने किया स्वागत। सुप्रीम कोर्ट का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर ऐतिहासिक फैसला। कोर्ट के अंदर कोटे को दी मंजूरी। कोटे के अंदर कोटे को दी मंजूरी। 2004 के फैसले को पलटा। राज्य बना सकते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी। आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में CM केजरीवाल के पूर्व सचिव विभव कुमार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा एक महिला के साथ ऐसा व्यवहार करने पर उनको शर्म नहीं आई। ऐसे गुंडे को CM आवास में कौन रखता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही। हिमाचल में बादल फटने के बाद 50 से अधिक लोग लापता। उत्तराखंड के बिशनपुर में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन के कारण रास्ता बाधित। प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद देने में जुटी केंद्र सरकार। पेरिस ओलंपिक में भारत ने जीता तीसरा पदक। स्वप्निल कुसले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में जीता कांस्य। 3 पदक के साथ ओलंपिक के इतिहास में भारत का निशानेबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में वियतनाम भारत का महत्वपूर्ण पार्टनर है और यही कारण है कि एक मजबूत पार्टनरशिप में वियतनाम के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा ने संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ा है। PM मोदी ने कहा कि भारत और वियतनाम विस्तारवाद नहीं विकासवाद का समर्थन करते हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन का भारत दौरा द्विपक्षीय सहयोग की उपलब्धियों से भरा रहा।
नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में बड़े फैसले हुए। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार की। पीएम मोदी और उनके वियतनाम के समकक्ष ने नया चांग में बने आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्रों का आदान प्रदान भी हुआ। 2024 से 2028 की अवधि के दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना, भारतीय केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड और वियतनामी सीमा शुल्क विभाग के बीच सीमा शुल्क क्षमता निर्माण में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन, कृषि अनुसंधान और शिक्षा में सहयोग के लिए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल और वियतनाम कृषि विज्ञान एकेडमी हनोई के बीच समझौता ज्ञापन, कानून क्षेत्र में सहयोग के लिए वियतनामी न्याय मंत्रालय और भारतीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन, दोनों देशों के बीच $300 मिलियन के $2 क्रेडिट लाइन समझौते, वियतनाम के मी सोन विरासत स्थल में एफ ब्लॉक के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए आशय पत्र, औषधीय पौधों के क्षेत्र में सहयोग पर पारंपरिक चिकित्सा प्रशासन वियतनाम और राष्ट्रीय औषधीय पौधे बोर्ड भारत के बीच समझौता ज्ञापन और लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को लेकर सहयोग और विकास पर सहमति पत्र शामिल हैं। साथ ही वियतनाम के आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे संबंधी गठबंधन में शामिल होने की घोषणा भी की गई। प्रसार भारती और वॉइस ऑफ वियतनाम के बीच इस समझौते से रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में सहयोग बढ़ेगा। वॉइस ऑफ वियतनाम की तरफ से उसके अध्यक्ष और प्रसार भारती की तरफ से सीईओ गौरव द्विवेदी ने सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया। इसके अंतर्गत संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, मनोरंजन, खेल, इतिहास, पर्यटन, समाचार और आपसी हित के क्षेत्र से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। दोनों देश अपने यहाँ होने वाले महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों, त्योहारों और प्रतियोगिताओं के बारे में एक दूसरे के साथ सामग्री साझा करेंगे। ये समझौता दोनों देशों के बीच संपर्क और लोगों को एक दूसरे के बारे में जानने में बहुत लाभकारी होगा। साझा वक्तव्य में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय व्यापार में 85% से अधिक बढ़ोतरी, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग और कनेक्टिविटी में इजाफे को सराहा। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में वियतनाम हमारा महत्वपूर्ण पार्टनर है। इंडो पैसिफिक के बारे में हम दोनों के विचारों में अच्छा सामंजस्य है। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद का समर्थन करते हैं। हम फ्री, ओपन, रूल्स बेस्ड और समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए अपने सहयोग को जारी रखेंगे। बुद्धिज्म को भारत वियतनाम की साझी विरासत बताते हुए पीएम ने बुद्धिस्ट सर्किट में वियतनाम के लोगों को आमंत्रित किया। पीएम ने बताया कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे। डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में सहयोग के लिए नए कदम उठाए हैं। नया चांग में बने आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का आज उद्घाटन किया गया। $300 मिलियन की क्रेडिट लाइन पर बनी सहमति से वियतनाम की मैरीटाइम सिक्योरिटी सशक्त होगी। हमने यह भी तय किया है कि आतंकवाद और साइबर सुरक्षा इस विषयों पर सहयोग को बल दिया जाएगा। वियतनाम के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए को तीसरी बार मिले जनादेश पर बधाई दी। उन्होंने विश्वास जताया कि पीएम के नेतृत्व में विकसित भारत का लक्ष्य हासिल होगा। Electricity coverage for 28 million poor households, 5G connection, social security, and a dramatic increase in people's living standard, and food security for all, including 800 million who benefit from free food. This is a result of a great effort from the Indian government and His Excellency Prime Minister personally. वियतनाम के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा में दिखी गर्मजोशी दोनों देशों के रिश्तों में लगातार आ रही मजबूती को दिखाती है। हाल के कुछ वर्षों में दोनों देश एक दूसरे के विश्वसनीय दोस्त
और विकास यात्रा में भागीदार बनकर सामने आए हैं। अक्षय, जैसिका और सुधीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मजबूत होते भारत वियतनाम के संबंध ये दिखाई देते हैं। बात करते हैं संसद में आज क्या रहा दिन भर। रेलवे की अनुदान मांगों पर 2 दिनों तक हुई चर्चा के बाद गुरुवार को लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपने सौम्य स्वभाव के बिल्कुल विपरीत दिखाई दिए और एक नए अंदाज में दिखे। विपक्ष के सवालों का जवाब आंकड़ों के साथ तो दिया ही साथ विपक्ष पर उन्होंने कटाक्ष भी किया। वहीं दूसरी तरफ आम जन की रेल यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार जो एक मांग आम यात्रियों की सामान्य डिब्बों की रही है, उस मांग को भी पूरा करने का एक बड़ा आश्वासन आज लोकसभा में रेल मंत्री ने दिया। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की अनुदान मांगों पर 2 दिनों तक हुई चर्चा का गुरुवार को जवाब दिया। विपक्ष के आरोपों पर करारा पलटवार करते हुए रेल मंत्री ने साफ कहा कि वे काम करने वाले लोग हैं। अश्विनी वैष्णव ने रेल हादसों पर आंकड़ों को पेश करते हुए कहा कि यूपीए सरकार के दौरान सालाना 171 रेल हादसे होते थे और अब इसमें 68% तक कमी आई है। यूपीए के कार्यकाल में 171 के आसपास एक्सीडेंट्स साल के एवरेज होते थे, वो करीब 68%, 68% कम हुए हैं। अभी भी अध्यक्ष जी हमें उस पे कहीं कोई संतोष नहीं करना चाहिए। पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, कोई भी हो, हम सबको मिलके एक एक विषय पे, सेफ्टी के हर विषय पे पूरा दिल जी जान से, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी हमारी मेहनत है, जितना भी हम प्रयास कर सकते हैं वो पूरा प्रयास करना चाहिए। रेल मंत्री ने बताया कि ट्रेनों की सुरक्षा के लिए स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा ATP प्रणाली दुनिया के अधिकतर देशों में 1970 और 1980 के दशक में लगाई गई थी, लेकिन कांग्रेस के 58 साल के कार्यकाल में और 2014 से पहले तक भारत के 1 भी किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर यह प्रणाली नहीं लग पाई। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेल यात्रा को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए कवच प्रणाली के आधुनिक संस्करण को पूरे रेल नेटवर्क तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। 1980 और 1990 के दशकों में जितने भी बड़े रेलवे सिस्टम्स थे दुनिया के, सब ने करीब करीब अपने पूरे रेलवे नेटवर्क को ATP सिस्टम से कवर किया। अनफॉर्चुनेटली 58 साल के कार्यकाल में भी कांग्रेस के ये टेक्नोलॉजी 2014 तक भारत के 1 भी किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पे नहीं लग पाई। उन्होंने कहा कि रेल यात्रियों के बीच सामान्य डिब्बे की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अगले कुछ महीनों में 2500 नए सामान्य कोच का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर डाला कि स्लीपर और नॉन AC कोचों सहित सामान्य कोचों का AC कोचों से अनुपात लगभग 2 के मुकाबले 1 है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में लगभग 10,000 अतिरिक्त सामान्य कोचों का उत्पादन किया जाएगा, जिससे सामान्य कोचों की उपलब्धता में कोई समस्या न हो। यात्रा के लिए जो डिमांड बढ़ रही है ओवरऑल, उसमें उसको ध्यान में रखते हुए अभी अगले कुछ ही महीनों में करीब 2,500 एक्स्ट्रा जनरल कोचेस के प्रोडक्शन का काम हाथ में लिया गया है और जो स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन है जिसमें हर मेल एक्सप्रेस में मिनिमम 4 जनरल कोच रहेंगे, वो कॉम्पोजिशन बहुत जल्दी सारी की सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स में हो जाएगा। रेल मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने लोको पायलट्स को अधिक सुविधाएं दी हैं। रेल लाइन का विद्युतीकरण हो या फिर नई रेल लाइन बिछाने का कार्य, रेलवे पिछले 10 वर्षों में नया रिकॉर्ड बना रहा है। देश में पहले 50 साल में जहां केवल 20,000 किलोमीटर का रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ था, वहीं पिछले 10 वर्षों में 44,000 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण हुआ है। नई दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र, कुमार आलोक और राजेश राज के साथ ऋषि कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की
आपत्तियों को खारिज कर दिया। दरअसल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू पक्ष के सभी मुकदमे सुनने लायक हैं। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष को राहत देते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष ने मुख्य रूप से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल्स 11 की आपत्ति खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाओं को पोषणीय माना है। इसके साथ ही हिंदू पक्ष की सभी 18 याचिकाओं पर अब एक साथ सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब ट्रायल शुरू हो जाएगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अगर मुस्लिम पक्ष मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वो एक कैविएट दाखिल करेंगे। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर्वे के ऑर्डर पे, एडवोकेट कमीशन के सर्वे के ऑर्डर पे स्टे लगाया है, उसके वेकेशन की मांग करेंगे। और आज जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है उसके फेवर में हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करें। आदेश अभी उन्होंने प्रोनाउंस किया है, अभी उसकी प्रति हमें प्राप्त नहीं हुई है। उसका अवलोकन करने के पश्चात निश्चित ही हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं में मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्म स्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई थी। विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दी जाने की मांग की गई थी। विवादित परिसर का अयोध्या के राम मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है। इलाहाबाद कोर्ट से आए फैसले का असर यह होगा कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने इन मुकदमों को सुनवाई के योग्य माना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष बेहद खुश नजर आ रहा है। बहुत अच्छा फैसला है। हिंदू सेना के साथ साथ जितनी भी याचिकाएं हैं, याचिकाकर्ता सभी इस फैसले का स्वागत करते हैं। हाईकोर्ट के फैसले का यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने स्वागत करते हुए जनभावना का सम्मान बताया है। माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। ये निर्णय जनभावनाओं के अनुरूप है। हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये देश के आदिकाल से लोग चाहते हैं। रामकृष्ण हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारी विचारधारा है और ये बहुत अच्छा निर्णय है। हम हृदय से स्वागत करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत है। भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण भी देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद हुआ था और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मामले पर भी मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को न्याय मिलेगा। हाईकोर्ट ने 31 मई को ही अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को मंदिर पक्ष के अधिवक्ताओं ने इसे श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है। मामले में अब अगली सुनवाई 12 अगस्त से होगी। विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल, बेमिसाल, MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ए संभाल कर हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई आव्यो हाँ। ए सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दिकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मुद्दे पर एक बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति के भीतर अब सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि राज्य सरकार ये तय कर सकती है कि वो अनुसूचित जाति जनजाति के भीतर कुछ जातियों को चुनकर कोटे के भीतर कोटा दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले में कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति में उपवर्ग बनाने के राज्य के फैसले संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस SC शर्मा ने एक राय से 2004 में EV चिन्नैया मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के भीतर आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 341 का उल्लंघन नहीं करता। इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला केवल OBC वर्ग तक सीमित नहीं है। जाति के पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए राज्य सरकार नौकरियों में प्रतिनिधित्व के आंकड़े जुटाए। हालांकि पिछड़ेपन के आधार पर SC/ST वर्ग में किसी भी एक जाति को पूरा 100% आरक्षण नहीं दिया जा सकता। साथ ही जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने अपने अपने फैसले में टिप्पणी की कि SC/ST समुदाय में आरक्षण का फायदा जरूरतमंदों तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि OBC की ही तरह SC/ST वर्ग में भी क्रीमी लेयर लागू हो। वहीं जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बहुमत की राय से अलग फैसला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 341 के उपखंड 1 के तहत केवल संसद ही अनुसूचित जातियों की सूची में किसी को भी शामिल या बाहर कर सकती है। राज्यों को सूची में किसी तरह की छेड़छाड़ का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट में यह मामला पंजाब सरकार के 2006 में लाए गए कानून के मद्देनजर आया था। इस कानून के तहत पंजाब सरकार ने राज्य में SC कैटेगरी को मिलने वाले कुल आरक्षण में से 50% सीटें और पहली प्राथमिकता वाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए तय कर दी थी। 2010 में हाई कोर्ट ने इसे गलत मानते हुए रद्द कर दिया था। इसके खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। नई दिल्ली से विकास सारथी की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अनुसूचित जाति जनजाति के सिलसिले में आरक्षण के मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है वो बेहद अहम फैसला है। आइए उस फैसले के कुछ मुख्य बिंदुओं को भी समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में अधिक पिछड़ों को अलग कोटा देने का एक प्रावधान किया है। ये बड़ा फैसला है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने 6-1 से दिया है ये फैसला। तो इस फैसले को देने के साथ साथ कई ऐसी अहम बातें भी आरक्षण के सिलसिले में सामने आई हैं। पीठ ने EV चिन्नैया बनाम आंध्र राज्य मामले में 2004 के फैसले को पलटा है, क्योंकि ये फैसला जो था ये 5 जजों की पीठ का एक फैसला था जिसको पलटा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के आरक्षण में सब कैटेगरी अब बनाई जा सकती है ये कहा है। 7 जजों की इस पीठ ने 6-1 के फैसले के तहत ये माना अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह नहीं है, उप श्रेणी में बांट सकते हैं। तो 2004 का जो फैसला था वो कहीं ना कहीं रोकता था, कोटा में कोटा समानता के खिलाफ नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई ऐसी बातें कही हैं। ऐसा करना अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। ये बहुत साफ किया गया है क्योंकि तर्क यही दिया जाता था, SC/ST में उपवर्गीकरण का आधार राज्यों द्वारा मानकों एवं आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराया जाना चाहिए। यानी कि राज्यों को एक तरह से एक बड़ी एक्सरसाइज करनी है जब वो अनुसूचित जाति जनजातियों के बीच में कुछ खास जातियों को आरक्षण के भीतर आरक्षण देने के लिए जब आगे बढ़ेंगे। SC/ST के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्होंने सदियों से उत्पीड़न झेला है। ये सुप्रीम कोर्ट की तमाम एक तरह से इस फैसले की वो बड़ी बातें हैं जो सामने आई हैं। SC/ST वर्ग के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। जिस तरह से OBC में क्रीमी लेयर की बात हुई थी और उसको तय भी किया गया, इसी तरह से अनुसूचित जाति जनजाति में ये एक बड़ा एक तरह से एक फैसला है जो इस तरफ अब आगे बढ़ेगा। जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा है कि आरक्षण किसी वर्ग की पहली पीढ़ी के लिए ही होना चाहिए। तो कई ऐसी सख्त टिप्पणियां भी हम कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के आरक्षण को लेकर कही गई हैं। जस्टिस SC मिश्रा ने कहा कि SC/ST के बीच क्रीमी लेयर की पहचान एक संवैधानिक अनिवार्यता बननी चाहिए। SC/ST के क्रीमी लेयर और मैला ढोने वाले के बच्चों की तुलना सही नहीं है। तमाम बहस में जो बातें सामने आई उसमें यह भी कहा गया। आइए समझते हैं कि संविधान के तहत किस तरह के प्रावधान हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को विशेष दर्जा देते समय जाति का कहीं वर्णन नहीं है संविधान में, और संविधान ये बहुत साफ कहता है, जिस तरह से जाति का वर्णन नहीं है उसी में संविधान कहता है कि इसका अधिकार केंद्र को है। विशेष दर्जे में आने वाली कौन सी जातियां इसमें आएंगी, ये अधिकार केंद्र को दिया गया है। तो जहां 2004 का जो फैसला है उसी के तहत अनुच्छेद 341 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित जातियों को SC और ST कहा जाता है। एक राज्य में SC के रूप में अधिसूचित जाति जो है वो दूसरे राज्य में अनुसूचित जाति में नहीं भी हो सकती हैं। ये भी संविधान बहुत साफ कहता है। और ये जो व्यवस्था यानी कि जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का रहा है, इस पर किस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के भीतर कुछ जातियों को शामिल करके कोटे के भीतर यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण दिया गया है, ऐसे भी कई उदाहरण हैं। उसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और पंजाब में SC/ST OBC के तहत ऐसा किया गया है। कर्नाटक में अनुसूचित जाति के भीतर 2 सब कैटेगरी हैं, कोडवा और माडिगा को अलग अलग आरक्षण दिया गया है। वहीं अगर बिहार आपको याद आता हो तो बिहार में अनुसूचित जाति के भीतर महादलित के सब कैटेगरी श्रेणी में किया गया है। तो ये कुछ एक तरह से व्यवस्थाएं राज्य सरकारों ने की हैं। आइए समझते हैं अपने विशेष मेहमानों के साथ कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के और क्या बड़े मायने हैं। आज का हमारा विशेष इसी पर आधारित है। हमारा विशेष है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज एक बेहद अहम फैसले के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण में जाति आधारित आरक्षण को संभव बताया है। शीर्ष अदालत ने EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले वाले फैसले को बदलते हुए ये आदेश दिया है। तो वहीं हमारा विशेष है कि कोटा के अंदर कोटा यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, ये बड़ा फैसला है आज सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के भीतर आरक्षण को मान्य किया है, ये एक तरह से उन तमाम अनुसूचित जाति जनजाति जो अभी तक हाशिए पर रही हैं, उनके लिए एक तरह से एक बड़ा रास्ता है। अगर राज्य सरकारें चाहेंगी तो अनुसूचित जाति और जनजाति को जो आरक्षण है उसमें उन जातियों को शामिल किया जा सकता है जो आज तक हाशिए पर ही हैं। हमारे साथ 2 बड़े मेहमान जुड़ गए हैं। DK दुबे संविधान के जानकार और वरिष्ठ वकील हैं। DK दुबे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रफुल्ल केतकर संपादक ऑर्गेनाइजर, प्रफुल्ल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले DK दुबे साहब आप ही के पास आना चाहेंगे। हम ये देखते हैं कि कई राज्यों ने इस तरह के प्रावधान किए हैं आरक्षण के भीतर आरक्षण, तो आज का जो ये फैसला है इसको किस तरह से देखा जाए और क्या ये और राज्यों के लिए इस रास्ते को साफ करता है, क्या मायने इसके? देखिए, मुझे लगता है कि आरक्षण जब लागू हुआ पहले संविधान संशोधन के द्वारा
उसके बाद ये सबसे बड़ा फैसला है, ये मंडल आयोग से भी ज्यादा बड़ा फैसला है। मंडल आयोग से बड़ा फैसला मैं इसलिए कहता हूं कि हकीकत में समाज के अंदर एक पार्टिकुलर पेंडुलम के अंदर जो जातियां हैं, उन जातियों को चिन्हित करके जो मार्जिनलाइज हैं पिछले 75 साल से, जिनको अभी तक कोई अवसर ही नहीं मिला है, या जो एक पेंडुलम है उसमें भी ऊंची नीची जातियां हैं। ऊंची नीची जातियां मतलब अगर हम कहते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट हैं, तो उस अनुसूची के अंदर अगर 50 जातियां हैं तो वो 50 की भी अपनी कैटेगरी है, उसमें भी बड़े छोटे हैं, उसमें भी समृद्ध और गरीब हैं, उसमें भी पिछड़ा और वंचित हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ जातियां जो अगड़ी, पिछड़े में भी अगड़ी हैं या मध्यम वर्ग हैं, उनको लाभ अच्छा मिलता है और बाकी को लाभ नहीं मिल पाता है। तो फिर उनकी चिंता किए बगैर आप कैसे इक्वलिटी में सबको ला सकते हैं? इसलिए ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई का जजमेंट अगर आज पढ़ेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर साफ तौर पे उसमें दिख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई हर एक कैटेगरी, जो सब कैटेगरी है, उसको चिन्हित करना चाहिए और चिन्हित करके उसको जो लाभ मिलना है, जो मेन स्ट्रीम में लाना है, वो मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। अगर हम उनको मेन स्ट्रीम में नहीं ला पा रहे हैं तो आरक्षण की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ही पूरी परिपूर्ण नहीं हो रही है, वो डिफंक्ट हो रही है। इसलिए ये जो विषय था, विषय से हटकर भी उन्होंने उसमें रिसर्च लिखी है, जिसमें उन्होंने क्रीमी लेयर का मामला उठा दिया है। और क्रीमी लेयर के मामले में ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल ने तो यहां तक कह दिया कि जिसको एक बार आरक्षण मिल चुका हो, उसके आगे की पीढ़ियों को आरक्षण का लाभ नहीं हो सकता। स्कूल के कुछ सेंट स्टीफन और कुछ स्कूलों के नाम भी उसमें दर्ज किए गए कि इन स्कूलों में पढ़ना और गांव के एक स्कूल में पढ़ना, इन दोनों का कंपटीशन एक साथ एक फुटिंग पर हो तो ये कैसे विजय प्राप्त कर सकता है, ये कैसे उससे कॉम्पिट कर सकता है। इसलिए इस विषय पर जो कैटेगरी है वो अति आवश्यक है और ये राज्य सरकार नेशनल कैटेगरी बनाकर, मतलब इसकी रैशनैलिटी दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि राज्य सरकार भी किसी एक पार्टिकुलर जाति को 100% आरक्षण दे दे, तो वो भी नहीं दिखना चाहिए। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस विषय पर साफ तौर पर कहा कि एक रैशनल इंटरप्रिटेशन इसका होना चाहिए, इसकी एक क्लासिफिकेशन रीजनेबल होना चाहिए और डेटा इकट्ठा करने के बाद इन विषयों को एड्रेस करना चाहिए। राज्य सरकार ऐसा कर सकती है, इसमें किसी प्रकार के संवैधानिक किसी मामले का उल्लंघन नहीं होता है। और क्रीमी लेयर का मामला तो मैं कहता हूं कि जो लिखा है ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई ने, देश के एक एक नागरिक को पढ़ना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो उद्देश्य है आरक्षण का वो ये है कि पिछड़ा वर्ग को, वंचित वर्ग को मेन स्ट्रीम में लाना, इक्वलिटी के साथ उसको खड़ा करना, इक्वलिटी में उसको मेंटेन करना। और अगर वो पूरा नहीं हो रहा है तो फिर आरक्षण का विषय कहीं ना कहीं बेईमानी सिद्ध होगा। इसलिए मुझे लगता है, क्या आप मानते हैं कि मंडल आयोग से बड़ा, आप एक तरह से मंडल आयोग की सिफारिशें जब लागू हुई, आप कह रहे हैं उससे बड़ा फैसला ये आपको लगता है, तो आपको लगता है कि एक लंबे समय से समीक्षा नहीं हुई है, ये समीक्षा ओबीसी में हुई, क्रीमी लेयर तय की गई, लेकिन अनुसूचित जाति जनजातियां इससे वंचित रही हैं। आज जरूरत है, साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि राज्यों को भी एक बड़ी एक्सरसाइज करने की जरूरत होगी, क्योंकि वो तमाम मानक या फिर आंकड़ों को उचित आधार पर उनकी तलाश करना, उनको एकजुट करना और फिर ये तय करना कि कौन सी जातियां होंगी, क्योंकि इसके कई और बड़े पक्ष हैं। फिर ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉन्ग एक्सरसाइज होने के बाद ही ये लागू करना चाहिए, लेकिन ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि देखिए पूरे कहीं ना कहीं ये पूरे इतने लंबे समय के बाद लगता है कि आरक्षण की पॉलिसी को ही रिव्यू करने की आवश्यकता है। और ये पॉलिसी अब जो है, इतने सारे जजमेंट आ चुके हैं, इतने इंटरप्रिटेशन आ चुके हैं, इतना समय बीत चुका है, आरक्षण लंबे समय से लोग लाभ ले रहे हैं, इसके बाद इसके पूरे के पूरे रिव्यू करने की आवश्यकता है। और मैं रिकमेंड करता हूं कि इसको रिव्यू करें, लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा है कि जब तक इसको रिव्यू करके नई पॉलिसी ना आए या रिव्यू करके पॉलिसी ना बनाई जाए, तब तक इसी पॉलिसी को कंटिन्यू भी किया जाए। मैं डिसकंटिन्यूएशन के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन इसको पूरा रिव्यू करने के पक्ष में हूं। तो आप सोचिए, जो मंडल आयोग का जजमेंट है, उस जजमेंट की सार्थकता अगर कहीं से मिलेगी तो इस जजमेंट से मिलेगी। इसलिए मंडल आयोग का जजमेंट कभी भी इस जजमेंट के बगैर नहीं पढ़ा जाना चाहिए। ये जजमेंट उसको सही से एक्सप्लेन करता है। जी, प्रफुल्ल केतकर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रफुल्ल जी, आरक्षण का मसला राजनीति में जब आया है और अक्सर राजनीतिक पार्टियों ने इसको उठाया, हालत ये हुई कि नतीजे मतलब देखते ही देखते काले के सफेद, सफेद के काले हो गए।
आरक्षण ऐसा मसला रहा है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है और राज्यों को कहा है, तो राज्यों की इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है क्या इस फैसले को अमल में लाने के लिए? देखिए, पहले तो हमको इस जजमेंट का जो रेफरेंस पॉइंट है ना, उनको ठीक से समझना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट ये था, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें दुबे जी ने कह दी, लेकिन मूल प्रश्न ये था कि क्या शेड्यूल कास्ट के अंदर कुछ क्लासिफिकेशन हो सकता है क्या? पंजाब की केस का आपने रेफरेंस दिया, वैसे ही एक रेफरेंस जो था वो तमिलनाडु का था, एक आंध्र प्रदेश से भी ऐसी ही केस आई थी। तो मूल प्रश्न ये है, बिहार का आपने उदाहरण दिया, तो क्या ये क्लासिफिकेशन हो सकता है क्या? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें महत्वपूर्ण ये कहा है कि इसका अंतिम अधिकार जो है वो पार्लियामेंट को होगा। इसका मतलब वो मूल जो सूची है शेड्यूल कास्ट की, उसमें छेड़छाड़ राज्य सरकार नहीं कर सकती। राज्य सरकार क्या कर सकती है? तो राज्य सरकार को ये प्रावधान है। अब मुझे लगता है जो सामाजिक न्याय में विश्वास करता है, जो राइट टू इक्वालिटी में, समानता के अधिकार में विश्वास करता है, उसको किसी को भी ये आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि जो वंचित है, जो पिछड़ा है, उसको बराबरी में लाने के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान होना चाहिए। मूल प्रश्न कहाँ पे आता है? जैसे अभी दुबे जी ने कहा कि क्रिमिनल लेयर का, ये तो एक ऑब्जर्वेशन है, ये कोई जजमेंट का हिस्सा नहीं है। प्रश्न कहाँ पे आता है? क्या रिजर्वेशन एक इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोजेक्ट है या रिजर्वेशन ये रिप्रेजेंटेशन का, सोशल ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेशन का है? मुझे लगता है हम सोशल ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेशन के इसमें इसको देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि किस तरीके से इसका अमल हुआ है पिछले 75 वर्षों में, और खास करके कुछ लोगों तक सीमित रह गया है, आप ये कह रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि, लेकिन ये अभी डिस्कशन में बता रहा हूं, आपने राजनीतिक प्रश्न किया, अब ये डिस्कशन जाएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है या नहीं, और ये अभी नहीं हो रहा है। 1951 से जब दुराईराजन केस से चर्चा शुरू हुई थी, तब ये पार्लियामेंट के अधिकार और कोर्ट के अधिकार, इसके बीच में ये सारा मामला फंस गया था कि लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशियरी, इस मामले में फंस गया था। क्योंकि जब पॉलिटिकल, देखिए अभी रिजर्वेशन केवल रिप्रेजेंटेशन का भी मामला नहीं रहा, रिजर्वेशन एक मोबिलाइजेशन का भी, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी का भी मामला है, और ऐसे में ये सेंसिटिव हो जाता है। लेकिन मूल रूप से प्रफुल्ल जी, ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी के लिए तो नहीं लेके आया गया था। दुबे जी, क्या मूल रूप से आरक्षण की शुरुआत क्या किसी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के लिए हुई थी कि ये वहां तक सीमित रह जाए, या फिर इन तमाम मानकों से एक तरह से ड्रिवन हो, इनके तहत चले? उद्देश्य तो था आर्थिक और सामाजिक स्तर को बेहतर करना, उन वंचितों को शामिल करना उस रेस में, जिस रेस में एक तरह से संपन्न लोग शामिल हैं। तो फिर आज अनुसूचित जाति जनजाति के सिर्फ संपन्न लोग ही क्यों इसके इर्द गिर्द दिखाई देते हैं आरक्षण के? रितु जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट का रिजर्वेशन है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था ही नहीं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की ही बात कही गई थी, और पॉलिटिकल रिजर्वेशन के बाद पेंडोरम बनाने की बात कही गई थी। उसके लिए कमीशन की बात कही गई थी कि भाई ये कमीशन बनेगा, वो कमीशन तय करेगा कौन सी जातियां इसमें आ सकती हैं, कौन सी जातियां नहीं आ सकती। और खास तौर से बाबा साहब अम्बेडकर की बात को अगर याद करेंगे तो उन्होंने पार्टिकुलर जातियों की लिस्टिंग बना कर दी थी कि जातियों के नाम संविधान में नहीं लिखे जाएंगे, कौन से होंगे, वो पार्लियामेंट के पास अधिकार होगा, वो समय समय पर तय करेगा। और उसका आयोग एक कैटेगरी बनाएगा, उस कैटेगरी में जितनी जातियां आ जाएंगी वो आ जाएंगी, और अगर उस कैटेगरी के बाहर हो जाती हैं तो वो शेड्यूल कास्ट नहीं रहेंगी। यानी कि शेड्यूल कास्ट की जो कैटेगरी है वो किसी जाति पर विशेष रूप से आधारित नहीं है, वो एक कैटेगरी, एक पॉलिसी है। उस पॉलिसी में जो जातियां आ जाएंगी वो हैं शेड्यूल कास्ट, जो आगे नहीं रहेंगी वो शेड्यूल कास्ट नहीं रहेंगी, और अगर आगे कोई जातियां पिछड़ जाती हैं तो वो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में आ जाएंगी, अगर आयोग का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में फिट बैठता है तो दुबे जी, आज का जो फैसला है वो राज्य सरकारों में, राज्यों में नौकरी में आरक्षण को लेकर है। मैं वहीं पर आ रहा हूं। तो शुरुआत वहां से हुई थी, लेकिन पहले संविधान संशोधन में हमने एम्प्लॉयमेंट में नौकरी दे दी, मतलब नौकरी में रिजर्वेशन दे दिया, और नौकरी में जैसे रिजर्वेशन दिया तो उसके बाद फिर वो जो बढ़ता चला गया, तो आज की तारीख में रिजर्वेशन एक स्टेटस इश्यू बन गया है,
एक प्रेस्टीज या स्टेटस या मैं कहूं अधिकार के रूप में ले लिया कि नहीं ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरे पास अगर वो है भी कैटेगरी मेरे पास है भी तो भी मैं चूंकि इस कास्ट का हूं इसलिए मुझे मिलना चाहिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये किसी कास्ट विशेष का नहीं है, ये बात इक्वलिटी की है, संविधान इक्वल स्टेटस पर लिखा गया है, लेकिन कुछ लोग पिछड़ गए हैं, उनको सामान्य कैटेगरी में लाने के लिए रिजर्वेशन का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। क्या जो लोग पिछड़ गए हैं, जो जातियां पिछड़ गई हैं, उनको हम मेन स्ट्रीम में लाने का कोई प्रयास कर सकते हैं, इसलिए कैटेगरी के अंदर कैटेगरी और उसको आइडेंटिफाई करने की बात यहां पर कही गई है। लेकिन हम सब जानते ही हैं कि संविधान में जिस तरह का कोई प्रावधान मिलता है तो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियां उसका लाभ हानि उठाना शुरू कर देती हैं, और वो लाभ हानि इस स्टेटस तक जाती है कि जो ओरिजिनल थीम है वो कहीं पिछड़ जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज वो सारी धूल जितनी जमी हुई थी पिछले ये आरक्षण की वजह से या कास्टिज्म की वजह से, वो सारी धूल छांटकर सीधा सीधा ऑब्जेक्ट के ऊपर इशारा किया है और कहा है कि ऑब्जेक्ट पूरा हो रहा है क्या आज के इस रिजर्वेशन पॉलिसी से। अगर ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हो रहा है तो इसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। और वो पॉलिटिकली तो हम समझते हैं कि जब भी नया कुछ होगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स होगी, वो तो वोट बैंक का चक्कर है, इसलिए आता ही है। जी प्रफुल्ल जी, इस देश में अनुसूचित जातियों के आधार पर या उस पर आधारित राजनीतिक पार्टियां हैं। ऐसे में आज जो तमाम ऑब्जर्वेशन और फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, आप किस तरह से देखते हैं राजनीतिक पार्टियां इसे कैसे लेंगी, और वो राज्य सरकारें जो इस फैसले को लेकर आगे बढ़ना चाहती हैं, क्या उनके लिए एक रास्ता बड़ा खुला है? क्योंकि बिना इस फैसले के भी कुछ राज्यों ने ये फैसले लिए और आरक्षण दिए अनुसूचित जातियों के भीतर कुछ जातियों को। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया बिहार के संदर्भ में कि बिहार में ऑलरेडी महादलित एक कैटेगरी है और वो सब कैटेगरी के रूप में। दिक्कत कहाँ पे आती है, जब आप कैटेगरी विद इन कैटेगरी के नाम पर जब अनुसूचित जाति वर्ग को ये लगने लगता है कि ये हमारे बीच में एक विभाजन करने का प्रयास है, अलग करने का प्रयास है, क्योंकि ये तो पूरा एज अ ग्रुप सोचा गया था। शेड्यूल कास्ट एज अ कैटेगरी कंप्लीट सोची गई थी, शेड्यूल ट्राइब भी, ओबीसी भी। सौभाग्य से अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ऐसे विकसित किए हैं ऋतु जी के हमारे पास शेड्यूल कास्ट कमीशन भी है, अभी तो अदर बैकवर्ड्स क्लासेस का भी कमीशन है। ऐसे में हमारे पास एक ऑथेंटिक डेटा है, हमारे पास उसका अध्ययन करने की व्यवस्था है। इस पर एक सर्वंकष चर्चा हो, उस वर्ग का एक रिप्रेजेंटेशन हो, क्योंकि मैं जो आज इस दिन भर में इस पर जो चर्चा चल रही है, इस पर आप देखेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि इसमें तो कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा करने का प्रयास शुरू हो गया है। इसका पॉलिटिक्स जो शुरू होगा तो इसके बाद शुरू होगा। तो इससे यदि बचना है और इस आधार पर हमको समाज में विभाजन करने से बचना है, तो इस जजमेंट के बाद अभी शेड्यूल कास्ट कमीशन है, शेड्यूल ट्राइब का कमीशन है, ओबीसी कमीशन है, वो इस पर एक विस्तृत चर्चा करके व्हाइट पेपर लाए, सबके सामने इसको एजुकेट करे, और जहां तक राज्यों को सब कैटेगरीज करने की बात है तो उसके तो प्रेसिडेंस ऑलरेडी है ही, तो उसमें वो आगे बढ़ ही सकते हैं। लेकिन जहां तक इस फैसले के लाइट में जब हम कैटेगरीज और सब कैटेगरीज की बात करेंगे नेशनल लेवल पर, तो वैसे ऐसे में मुझे लगता है कि इस फैसले पर बहुत ज्यादा समाज में बहुत संक्षेप में जातिगत जनगणना की बात होती है, अनुसूचित जाति जनजाति की हिस्सेदारी की बात होती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जब ये बहुत साफ कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति में क्रीमी लेयर पे बात होने की जरूरत है, तो क्या आपको लगता है कि ये जातिगत जनगणना से आगे की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है? निश्चित की है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि ये ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, ऑर्डर नहीं है। दूसरी बात, आप जैसे ही क्रिमिलेयर की बात करती है, आप इकोनॉमिक स्टेटस की बात करती है। अनटचेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेटस का कोई संबंध नहीं है। ये सोचकर ही ये सोचा माना गया था कि रिजर्वेशन की एक कैटेगरी होगी। इसलिए मुझे लगता है कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और सोशल रिप्रेजेंटेशन, इसमें हमको गलत नहीं करनी चाहिए, और समाज में इसके कारण भेद करने के लिए, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य पैदा करने के लिए इसका राजनीतिक लाभ उठाने का मौका भी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की मंशा उन तमाम अनुसूचित जाति जनजाति में वंचित जातियां जो हाशिए पर आज तक रही हैं, आरक्षण के बावजूद भी उनको उनका अधिकार देने की तरफ ये बड़ा फैसला है। और इस फैसले को लेकर राज्य सरकारों को अब नौकरियों में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति
जाति के आरक्षण के भीतर उन जातियों को आरक्षण देना चाहिए जो आज तक इन तमाम फायदों से दूर रही हैं आरक्षण के। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस पर विवेचना और विश्लेषण करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। न्यूज नाइट में खबरें भी और भी हैं, देखते रहिए डीटी न्यूज। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, किसी हाथ से चारा खिलाते हो? तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार के मामले में सुनवाई की और इस दौरान अदालत ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। इसी के साथ साथ अदालत ने सवाल किया, क्या इस तरह के गुंडे को सीएम आवास में, सीएम के घर में काम करना चाहिए? विभव कुमार की याचिका को खारिज करते हुए विभव कुमार की जमानत याचिका इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट गई थी, जहां से खारिज हुई और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में सुनवाई की। आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को जमकर फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी विभव कुमार के पदमुक्त होने के बावजूद सीएम आवास में मौजूद रहने को लेकर सवाल किया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने विभव के रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि निजी सचिव पद से हटाया जा चुका विभव आखिर सीएम के घर पर क्या कर रहा था? क्या उसे महिला पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई? वहीं आरोपी विभव के वकील सिंघवी ने दलील दी कि आरोपों से उलट मेडिकल रिपोर्ट है। MLC रिपोर्ट से बहुत छोटी चोट की बात सामने आई है। सिंघवी ने कहा कि ऐसा नहीं है जैसा मालीवाल की ओर से आरोप लगाया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल छोटी या बड़ी चोट का नहीं है। क्या सीएम आवास किसी का निजी आवास है? वो किस हैसियत से उन्हें रोक रहा था? कोर्ट ने पूछा कि क्या सीएम आवास गुंडों को रखने के लिए है? कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि वो अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा है। केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत खारिज करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके 7 अगस्त तक जवाब मांगा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई अगले बुधवार तक टाल दी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की शिकायत पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। मालीवाल ने शिकायत में कहा था कि जब वह 13 मई को सीएम आवास मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलने पहुंची थी तो विभव ने उनके साथ मारपीट की थी। मालीवाल की शिकायत पर पुलिस ने विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया था। पुलिस का कहना है कि विभव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए DD न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला।
बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में एक नाबालिग लड़की से गैंग रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान और उसके नौकर राजू पर लगा है। मजदूर परिवार की पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि सपा नेता की इस घिनौनी करतूत से अयोध्या के सांसद बेखबर हैं। दुष्कर्म के आरोपी सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। अयोध्या की पवित्र भूमि से सामने आया शर्मनाक मामला। सपा नेता मोहित खान ने 12 साल की बच्ची का बलात्कार कर बनाया वीडियो। बच्ची के गर्भवती होने के बाद मामला आया सामने। आरोपियों को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों में से एक समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष मोहित खान। उम्र महज 12 वर्ष, न दुनिया की समझ न दुनियादारी की। मोहित खान ने बच्ची को वो जख्म दिया जिसकी टीस का दर्द शायद ही कभी कम होगा। सपा नेता की इस घिनौनी करतूत से अयोध्या के सांसद बेखबर। हैरान करने वाली बात यह है कि सपा नेता की इस घिनौनी करतूत से अयोध्या के सांसद बेखबर हैं। I am not aware of it about so how I can answer about your question. हमको जानकारी लेने दीजिए ना, तभी तो हम कुछ बात कर पाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र की एक ऐसी किशोरी की जिसका पहले बलात्कार हुआ, फिर इसका वीडियो बनाया गया और उसको दिखाकर लगातार यह सिलसिला चलता रहा। बल्कि एक नहीं बल्कि दो लोग उसके साथ यह घिनौना खेल खेलते रहे। आरोपियों में से मोहित खान मदरसा में समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, इसलिए लड़की उसके रसूख से डर गई और मामला तब खुला जब किशोरी के पेट में दर्द हुआ और डॉक्टर ने बताया कि वह 2 माह की गर्भवती है। धान बैठा मार बिटिया जात रहे, धान बैठा के लौटी है तो वही राजू मोहित रहे, कहीं आप पोस पापा ले जा तो वहाँ पर जौन बाटे राजू भी रहे मोहित, तो सब वीडियो बनाए के ओके बाद मैंने फिर मार बिटिया लेके आए तो पूछे 2 महीने के बाद का भवा, तो कहीं की जन वैसे ऐसे राजू मोहित करे हैं, जाँच कराए, जाँच पे निकला 2 महीने का लड़का। चौकी गए, चौकी में नहीं सुने, थाना है, थाना पे कहीं जन बाटे उनका नाम काट दिया, राजू नाम डाला। अब मामला खुला तो किशोरी 2 माह की गर्भवती है और विहिप बजरंग दल के साथ निषाद पार्टी के लोग लामबंद हो आक्रोशित हैं, तो पुलिस भी अब हरकत में है। दोनों नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड है और इस कोड को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। वहीं भाजपा का आरोप है कि अयोध्या की पवित्र भूमि को समाजवादी पार्टी के मोहित खान ने नाबालिग के साथ बलात्कार कर अपवित्र किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भाई मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देना कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा है कि भारत सरकार ने ग्रामीण किसानों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। उन्होंने कहा कि वे अब सभी लेन देन के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले इनका बैंकिंग प्रणाली से कोई संबंध नहीं था। Rural farmers in India who never had a relationship with the banking system are now able to transact all their businesses on their smartphone. They pay their bills, they receive payment for orders. 800 million people lifted out of poverty. Because there's a high level of internet penetration in India. Almost everyone has a cell phone. That is not the case in many parts of the global south. और पेरिस ओलंपिक 2024 में आज भारत को तीसरा पदक मिला है। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसले ने इतिहास रचते हुए पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक अपने नाम किया है। ये पहली बार है जब किसी भारतीय निशानेबाज ने ओलंपिक की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में पदक जीता है। न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। छोड़े जा रहे हैं उन तमाम बेहतरीन दृश्यों के साथ जो पेरिस में भारत का इतिहास रच रहे हैं। दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी जज्बे को साबित किया है पुणे के स्वप्निल कुसले ने। पेरिस ओलंपिक में भारतीय परचम एक बार फिर लहराता दिखा और इस बार अगुवाई की निशानेबाज स्वप्निल कुसले ने। स्वप्निल कुसले ने इतिहास रचते हुए पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक अपने नाम किया। खास बात यह है कि पहली बार किसी भारतीय शूटर ने ओलंपिक की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में पदक जीता। नीलिंग और प्रोन की सीरीज के बाद स्वप्निल 310.1 अंकों के साथ 5वें स्थान पर रहे, लेकिन स्टैंडिंग की सीरीज में उन्होंने शानदार कमबैक किया और कुल 451.4 अंक हासिल करते हुए कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। देश का झंडा लहराना हर एथलीट का सपना होता है एक लेवल पे, एंड ओलंपिक्स में ऑब्वियसली एक ओलंपिक्स ऐसा स्टेज है जहाँ पे हर एक एथलीट जाना चाहता है। तो
यहाँ पे आके मैंने इस बार काफ़ी बढ़िया से परफॉर्म करके एंड देश का नाम रोशन कर दिया। इस बीच स्वप्निल कुसले की जीत पर देश भर से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वप्निल को जीत की बधाई देते हुए कहा कि पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर स्वप्निल कुसले को हार्दिक बधाई। वह पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन श्रेणी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ये पहली बार है कि भारत ने एक ही ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी स्पर्धा में 3 पदक जीते हैं। पूरे निशानेबाजी दल ने भारत को गौरवान्वित किया है। मैं अपने सभी खिलाड़ियों को आगामी प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देती हूं। मैं कामना करती हूं कि स्वप्निल कुसले भविष्य में और अधिक पदक जीते। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वप्निल को बधाई देते हुए लिखा, स्वप्निल कुसले का असाधारण प्रदर्शन। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई। उनका प्रदर्शन खास है क्योंकि उन्होंने क्षमता और कौशल का शानदार प्रदर्शन दिखाया। वह इस श्रेणी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट भी हैं। सभी भारतीय खुश हैं। केंद्रीय खेल मंत्री ने भारत को तीसरे पदक मिलने पर खुशी जताई। देश को स्वप्निल कुसले के द्वारा ओलंपिक्स में तीसरा मेडल मिला है। मैं स्वप्निल कुसले को अभिनंदन करता हूं और सभी प्लेयर के लिए, देश के लिए खेलने के लिए हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं स्वप्निल के परिवार में भी खुशी का माहौल दिखा। स्वप्निल ये अच्छा आगे काम करता रहा। मुझे तो गर्व है कि स्वप्निल ने इस ओलंपिक में पदक जीता। अगले ओलंपिक में 28 साल में 2028 में जरूर ये स्वप्निल स्वर्ण पदक जीतेगा। भारत का मौजूदा